तो कल हमने एनालिटिक फंक्शन के बारे में बात की थी। कोई भी एक फंक्शन एनालिटिक फंक्शन कहलाता है यदि f ऑफ z z0 के नेबरहुड में, सामीप्य में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान हो जिस पर कि, यानी कम से कम एक सामीप्य ऐसा विद्यमान हो जिस पर कि प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फलन अवकलनीय हो, तो उसे हम विश्लेषिक फलन कहते हैं। अभी हमें एक शर्त, हमारे पास आवश्यक शर्त और पर्याप्त प्रतिबंध है, उसको संतुष्ट करना है। उससे पहले छोटा सा पार्ट, अगर हम कहते हैं कि दिया गया फलन z0 पर सतत है, तो हमने ये कंडीशन ली थी कि f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 का मापांक अगर एप्सिलॉन से स्मॉलर हो, जबकि z माइनस z0 का मापांक जो है वो डेल्टा से स्मॉलर हो, तो उसे हम सतत फलन कहते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन थी। कुछ इसी प्रकार की हम डेफिनेशन अवकलनीयता के लिए भी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के रूप में लेके चलते हैं। उसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर कोई भी फलन f ऑफ z दिए गए बिंदु z0 पर अवकलनीय है, तो f ऑफ z माइनस z0 अपॉन z माइनस z0 अगर लिमिट डेल z टेंस टू z0 पर व्यक्त करते हैं, तो ये f ऑफ z को व्यक्त करता है या f ऑफ z0 को व्यक्त करता है, यानी इस बिंदु पर फलन के अवकलज को व्यक्त करता है। अगर इसकी एप्सिलॉन डेफिनेशन करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में बनती है, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 माइनस f डैश ऑफ z0 की वैल्यू अगर लेस देन हो एप्सिलॉन से, तो दिया गया फलन अवकलनीय है, अन्यथा अवकलनीय नहीं है। अवकलनीयता की शर्त है ये। इसी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि अगर f ऑफ z f माइनस f ऑफ z0 जो है वो हमारे पास बराबर हो f डैश z0 प्लस z माइनस z0 ऑफ एप्सिलॉन, तो भी दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय फलन होगा, जहां z टेंस टू z0 पर एप्सिलॉन टेंस टू 0 को डिफाइन करता है, यानी z जैसे जैसे z0 की ओर अग्रसर होता है एप्सिलॉन जो है वो 0 की ओर अग्रसर होगा। तो ये अवकलनीय फलन के लिए डेफिनेशन रहती है। अगर कोई फलन सतत या अवकलनीय है तो इन कंडीशंस का यूज किया जा सकता है, उसी का यूज हम अभी करेंगे। और जैसा कि हम पहले कर चुके हैं, विश्लेषिक फलन है, इसका मतलब z0 के सामीप्य में प्रत्येक बिंदु पर वह अवकलनीय होगा। अगर प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो उस स्थिति में अवकलन की जो कंडीशंस थी हमारे पास, LHL RHL और वो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। LHD RHD बराबर आएंगे, प्रत्येक बिंदु पर वो अवकलनीय होगा। और अगर किसी भी पथ पर हम उसके अवकलनीयता की जांच करेंगे तो प्रत्येक पथ पर उसका जो अवकलज है वो समान आएगा। अगर हम z0 पर देख रहे हैं x के समांतर अवकलज निकालेंगे तो भी हमारे पास वही मान आएगा जो y के समांतर निकालने पर आएगा, यानी पथ परिवर्तित करने पर उसके अवकलज का मान परिवर्तित नहीं होता है। इन स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे थ्योरम प्रूफ करते वक्त। इसके अंदर हमें यह दिया हुआ है कि एक फलन f ऑफ z u x y प्लस आइटा v x y के किसी प्रांत में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि u और v CR समीकरण को संतुष्ट करता है। विश्लेषिक फलन है, ये हम लेके चल रहे हैं। माना f ऑफ z u x y आइटा v x y विश्लेषिक फलन है। अब विश्लेषिक फलन है तो विश्लेषिक फलन की परिभाषा ये थी कि d के प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय होगा। उसके प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर या कम से कम उसका z0 पर अगर हम अवकलनीयता कर रहे हैं तो z0 के सामीप्य में हमारे पास प्रत्येक बिंदु पर वो अवकलनीय होगा। यहाँ प्रांत के लिए विश्लेषिक फलन कह रहे हैं, इसका मतलब उस प्रांत में उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फलन जो है वो अवकलनीय होगा। अगर प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर दिया गया फलन अवकलनीय है तो अवकलन की परिभाषा के अनुसार f डैश z जो होगा वो लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल्टा z का जो मान है वो कोई ना कोई निश्चित मान प्राप्त होगा।
चाहे उसको एक्स एक्स के समांतर लिया जाए, चाहे उसको वाई एक्स के समांतर लिया जाए। जेड का मतलब है एक्स प्लस आइटा वाई और डेल जेड का मतलब है डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। इसी के अनुसार अगर एफ ऑफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई से व्यक्त होता है, तो उस स्थिति में जो ये मान है, क्योंकि डेल्टा जेड अगर टेंस टू जीरो है तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों टेंस टू जीरो बनेंगे। एक्स और वाई दोनों में परिवर्तन जीरो की ओर टेंस करेगा। जेड प्लस डेल्टा जेड जो है वो यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई आइटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ जेड का मतलब हो जाएगा यू एक्स कोमा वाई माइनस आइटा वी एक्स कोमा वाई के रूप में व्यक्त होगा अपोन में डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। एफ ऑफ जेड जो है वो ये था एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। जेड प्लस डेल्टा जेड का मतलब है जेड में परिवर्तन, जेड में परिवर्तन को डेल्टा एक्स से लिख रहे हैं, तो उस स्थिति में एक्स कोमा वाई में परिवर्तन हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई। इसी प्रकार इसमें भी परिवर्तन आएगा माइनस एफ ऑफ जेड का मान जो है यू एक्स कोमा वाई माइनस आइटा वी एक्स कोमा वाई, माइनस क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन था दोनों नेगेटिव हो गए। इसको सॉल्व करते हैं, हम दो कंडीशंस पर विचार करते हैं इसमें। फर्स्ट कंडीशन, केस फर्स्ट लेके चले हम। यदि एक्स एक्स के समांतर बात करें हम, अगर एक्स एक्स के समांतर बात करेंगे, एक्स एक्स के समांतर का मतलब वाई में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ एक्स में परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। और अगर डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो एफ डैश ऑफ जेड जो है उसमें चेंज हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ आ जाएगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई माइनस आइटा वी एक्स कोमा वाई और अपोन में बच जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स के रूप में, क्योंकि डेल्टा वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यू की टर्म्स को अलग और वी की टर्म्स को अलग करें तो ये जो एफ डैश जेड है वो डिफाइंड हो जाएगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स यू एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इस u और इस u की टर्म्स को एक साथ ले लिया अपॉन में डेल्टा एक्स। सिमिलरली प्लस में लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो में आइटा कॉमन आ जाएगा v दोनों की टर्म्स में जो आ रहे हैं, यहाँ बन जाएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस को चेक करें तो इसमें सिर्फ x में चेंज हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं है, अपॉन डेल्टा x है, इसका मतलब ये x के सापेक्ष आंशिक अवकलज है। इसी प्रकार अगर इसमें चेक करें तो इसमें भी x में हमारे पास चेंज हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब ये v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलज को व्यक्त करता है। अर्थात ये जो वैल्यू बनी वो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल एक्स को व्यक्त करती है, जो इक्वेशन नंबर 1 है। यानी दिए गए फलन का प्रथम अवकलज जो होगा वो डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल v अपॉन डेल एक्स से शो होगा, अगर वह विश्लेषिक फलन है तो, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग। सेकंड केस के अकॉर्डिंग अगर और डिवाइड करें इसमें, अब की बार x एक्सेस के समांतर ना लेकर y एक्सेस के समांतर लेके चलेंगे। अगर y एक्स के समांतर लेके चलते हैं तो डेल्टा x की वैल्यू जीरो हो जाएगी और डेल्टा y टेंस टू जीरो होगा। इस केस में एफ डैश जेड की वैल्यू जब डिफाइन करोगे तो लिमिट डेल्टा y टेंस टू जीरो यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई माइनस आइटा वी एक्स कोमा वाई
अपॉन में डेल्टा वाई, आइटा डेल्टा वाई को व्यक्त करेगा। पहले इतना नोट कीजिए, उसके बाद में आगे करवाता हूँ। आगे सॉल्व करते हैं इसको। हमने एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिखा है डेल वाई टेंस टू 0 पर, तो अलग अलग कर लेते हैं इसमें भी। एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा वाई प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 पर आइटा कॉमन, आइटा वाई है यहाँ पे, ये बन जाएगा v एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस v एक्स कोमा वाई अपॉन आइटा डेल्टा वाई। आइटा से आइटा कैंसिल, ये y में परिवर्तन बता रहा है, इसका मतलब डेल u अपॉन डेल वाई होगा, लेकिन 1 अपॉन आइटा है जिसको सॉल्व करेंगे माइनस आइटा के इक्वल होगा, प्लस ये जो वैल्यू है वो भी हमारे पास y के सापेक्ष आंशिक अवकलज को व्यक्त करता है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एफ डैश जेड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन दिया गया फलन विश्लेषिक है, इसका मतलब पथ पर निर्भर नहीं करता। अगर पथ पर निर्भर नहीं करता तो इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से ये दोनों ही एफ डैश जेड बराबर होंगे। अगर दोनों एफ डैश जेड बराबर है तो पहली समीकरण से हमारे पास आ रहा है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल है माइनस आइटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई के। दोनों को कंपेयर करेंगे। दो सम्मिश्र संख्याएं तभी बराबर हो सकते हैं जब उनकी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग बराबर हों। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल एक्स जो है वो बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल वी अपॉन डेल एक्स जो है वो बराबर होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के। इसको हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, जो कि सी आर समीकरण है। अर्थात अगर कोई भी फलन विश्लेषिक फलन होगा तो वो इस सी आर समीकरण को संतुष्ट करेगा। विश्लेषिक होगा तो सी आर समीकरण को संतुष्ट करेगा, लेकिन सी आर समीकरण को संतुष्ट करने वाला फलन हमेशा विश्लेषिक हो ये आवश्यक नहीं है। उसके लिए एक प्रतिबंध और है जो नेक्स्ट थ्योरम में करेंगे हम। इस बार हमें विश्लेषिक फलन सिद्ध करना है, जबकि ये हमें ज्ञात है कि दिया गया फलन सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है तथा u और v के आंशिक अवकलज जो हैं वो सतत हैं। अब दोनों कंडीशन होनी जरूरी है। अकेले सी आर समीकरण संतुष्ट होने से कुछ नहीं होगा, उनके आंशिक अवकलज भी हमारे पास सतत होने चाहिए। अगर आंशिक अवकलज सतत हैं और सी आर समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो ही विश्लेषिक होगा। विश्लेषिक है तो सी आर समीकरण को संतुष्ट करेगा निश्चित है, लेकिन अगर सी आर समीकरण को संतुष्ट करता है तो u और v के आंशिक अवकलज भी सतत होने जरूरी हैं। अगर वो सतत होंगे तो ही विश्लेषिक फलन को परिभाषित करता है, अन्यथा विश्लेषिक फलन को परिभाषित नहीं करेगा। हम इस थ्योरम में यही प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है कि डेल जो u और v हैं वो उनके आंशिक अवकलज सतत हैं। अगर उनके आंशिक अवकलज सतत हैं तो सबसे पहले u में परिवर्तन, u में परिवर्तन का मतलब है क्योंकि u में परिवर्तन x के सापेक्ष भी होगा और y के सापेक्ष भी होगा, माइनस u x कोमा y से व्यक्त होगा। इसको हम x प्लस डेल एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई एक पार्ट इसमें जोड़ देते हैं और उसी पार्ट को हम इसमें से घटा देंगे। माइनस का u x कोमा वाई प्लस डेल वाई तो घटाएंगे और u x कोमा वाई प्लस डेल वाई इसमें जोड़ देंगे, माइनस u x कोमा वाई के रूप में बन जाएगा। ये जो भाग है वो सिर्फ y में एज इट इज़ है, y प्लस डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी y में परिवर्तन नहीं है इसमें सिर्फ x में परिवर्तन हो रहा है और इधर जो भाग है उसमें y में परिवर्तन हो रहा है, x एज इट इज़ है। तो ये हमारे पास अलग पार्ट है, अलग खंड के रूप में हम इसको काम में लेंगे और इस भाग का हम अलग यूज़ करेंगे जो
डेल यू को रिप्रेजेंट करता है, यू में परिवर्तन को व्यक्त करता है। अब सबसे पहले अगर कोई भी फलन सतत है और आंशिक अवकलज उसमें विद्यमान है, अवकलनीय है, तो अभी आते ही मैंने एक टॉपिक बताया था जिसमें अवकलज की कंडीशन करवाई थी कि अगर कोई भी फलन अवकलनीय है तो उस स्थिति में एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बराबर होगा एफ डैश ऑफ जेड इंटू डेल्टा जेड माइनस प्लस एप्सिलॉन ऑफ डेल्टा जेड के। वहाँ मैंने इसमें ये लिखवाया था Z0 पर, मैंने इस पार्ट को बताया था, मैंने ये लिखवाया था इसमें कि अगर एफ डैश ऑफ Z0 बराबर होता है लिमिट Z टेंस टू Z0 पर एफ ऑफ Z माइनस Z0 माइनस एफ ऑफ Z अपॉन Z माइनस Z0। परिवर्तन को अगर डेल्टा Z के रूप में लेके चलें तो इसको इस रूप में लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा Z टेंस टू 0 पर Z प्लस डेल्टा Z माइनस एफ ऑफ Z अपॉन डेल्टा Z के रूप में। और वो पूरी कंडीशन मैंने एप्सिलॉन के रूप में आते ही सबसे पहले वही टॉपिक बताया था, तो उसी के अनुसार इसको लिखा जा सकता है। अगर एफ ऑफ Z सतत है, वह अवकलनीय है। हम सततता की कंडीशन लेके चल रहे हैं कि किसी भी फलन के लिए सतत होने के लिए एफ और एफ जेड, एफ डैश जेड सतत है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब u और v के आंशिक अवकलज भी सतत हैं, इसका मतलब u और v के आंशिक अवकलजों में भी ये नियम लागू होगा। सबसे पहले अगर हम x में परिवर्तन की बात करें तो ये बन जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये बराबर आएगा डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि x में परिवर्तन हो रहा है, इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा यू प्लस एप्सिलॉन ऑफ डेल्टा एक्स की। इसी प्रकार यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई, ये बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्रथम अवकलज इंटू वाई में परिवर्तन हो रहा है प्लस एप्सिलॉन ऑफ डेल्टा वाई के। एप्सिलॉन की जगह कुछ और ले लेते हैं, ईटा 1 और एप्सिलॉन 1 के रूप में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों में एप्सिलॉन सेम ना आ जाए। ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो डेल्टा यू की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस ईटा 1 डेल्टा वाई। इस लाइन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सेम कंडीशन से हम डेल वी को परिभाषित कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार डेल्टा वी बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स एप्सिलॉन टू डेल्टा एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई ईटा 2 डेल्टा वाई। ये हमारे पास u और v में जो परिवर्तन है उसको व्यक्त किया जाएगा। हमें निकालना था इसमें, देखो डेल्टा w यानी w में परिवर्तन, फलन जो है वो w से व्यक्त हो रहा है, इसका मतलब w में परिवर्तन ज्ञात करना था। अगर w में परिवर्तन निकालना था तो वो इक्वल है डेल्टा u प्लस आइटा डेल्टा v के। डेल्टा u और डेल्टा v की वैल्यू निकाली है हमने, वो सब्सटीट्यूट कर दें तो डेल u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस ईटा 1 डेल्टा वाई प्लस आइटा डेल्टा v अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स आइटा एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा वाई इंटू आइटा डेल्टा वाई और ईटा 2 आइटा डेल्टा वाई। सेकेंड इक्वेशन को आइटा से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया हमने। इस स्टेप में से और इस स्टेप में से डेल्टा एक्स कॉमन आ रहा है
ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इन दोनों में से एप्सिलॉन 2 है ये, और ये जो पार्ट है वो ईटा 1 और ईटा 2 के रूप में परिभाषित है। इन दोनों में से हम डेल्टा वाई कॉमन ले लें, आइटा कॉमन हमारे पास लिया जा सकता है। अगर आइटा कॉमन नहीं लेते तो एक बार एज इट इज रख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल वाई। बाकी की जो टर्म्स हैं उसमें देखो, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम डेल्टा एक्स अगर कॉमन लेंगे तो एप्सिलॉन 1 प्लस आइटा एप्सिलॉन 2 बनेगा, और इन दोनों में से अगर प्लस का आइटा डेल्टा वाई कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा ईटा 2 माइनस ईटा 1 आइटा। ये दोनों कांस्टेंट है। अगर दोनों कांस्टेंट है तो एक तो हमारे पास एप्सिलॉन के रूप में चेंज हो जाएगा और एक जो पार्ट है वो ईटा के रूप में चेंज हो जाएगा। हम इसको एप्सिलॉन और इसको ईटा लिख सकते हैं। सीआर समीकरण को संतुष्ट करता है, इसका मतलब इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। अब इनमें परिवर्तन क्या होगा, देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स है। हमारे पास सीआर समीकरण थी, उसके अनुसार डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम लिख सकते हैं, एज इट इज रख लें इसको तो, आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसमें चेंज कर दें डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और आइटा डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा एक्स एप्सिलॉन प्लस आइटा डेल्टा वाई ईटा। इसमें से आइटा कॉमन लेंगे, डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल्टा वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। आइटा कॉमन डेल वाई, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल वाई के रूप में, डेल वी अपॉन डेल एक्स के रूप में परिभाषित हो जाएगा, प्लस में डेल्टा एक्स एप्सिलॉन और आइटा डेल्टा वाई ईटा के रूप में। इन दोनों में से फिर कॉमन आ रहा है, डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स एप्सिलॉन प्लस आइटा डेल्टा वाई ईटा के रूप में। ये डेल्टा जेड बन गया। एक्स प्लस आइटा वाई जेड को व्यक्त करता है, तो डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई जो होगा वो डेल्टा जेड को व्यक्त करेगा। और अगर ये डेल्टा जेड को रिप्रेजेंट करता है तो डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड ये बन जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस डेल्टा एक्स एप्सिलॉन प्लस आइटा डेल्टा वाई ईटा के रूप में। ये इतना नोट कीजिए, उसके बाद में मैं आके करवाता हूँ। देखो इसमें हमारे पास अब हम जो पार्ट करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर डेल्टा जेड टेंस टू 0 है तो इसका मतलब डेल्टा एक्स भी टेंस टू 0 होगा, डेल्टा वाई भी टेंस टू 0 होगा, और एप्सिलॉन भी और ईटा जो है वो भी टेंस टू 0 की ओर अग्रसर होंगे। उस कंडीशन में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड जो है वो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को व्यक्त करेगा, जो बराबर आ जाएगा हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स के, क्योंकि ये वैल्यू 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। एप्सिलॉन टेंस टू 0 है और ईटा भी टेंस टू 0 है। अगर ये दोनों टेंस टू 0 हैं तो ये दोनों की वैल्यू तो 0 पुट हो जाएगी। हमारे पास जो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड है वो परिवर्तित हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल वी अपॉन डेल एक्स से, जिसको हम लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ यू प्लस आइटा वी के रूप में। अर्थात दिया गया जो फलन है W वह D में अवकलनीय है, और अगर D में अवकलनीय है, अवकलन किया जा सकता है, तो इसका अर्थ हो गया कि दिया गया फलन विश्लेषिक है। बारह नंबर की ये थ्योरम 2020 में आई थी।